नमस्कार, गुड इवनिंग, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं और आप देख रहे हैं खबरों का महाबुलेटिन न्यूज डिकोड, जहां मिलती है आपको खबर A to Z। आज की बड़ी खबरें क्या है और उनके पीछे की असल खबर क्या है, जानने के लिए शुरू करते हैं आज का न्यूज डिकोड। सबसे पहले बात खेल और खिलाड़ियों की, जो आज गुस्सा होकर सड़कों पर उतर आए और सारे देश ने वो देखा कि देश के लिए मेडल लाने वाले आखिर किसकी शिकायत कर रहे हैं। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष यौन उत्पीड़न जैसे गंभीर आरोपों से घिर गए। देश के पदकवीर पहलवान देश की राजधानी दिल्ली में उनके खिलाफ सड़कों पर उतरे। उनका यह कहना है कि जब तक अध्यक्ष को हटाया नहीं जाएगा, आंदोलन इसी तरह चलता रहेगा। नहीं, सोनीपत में कोई इतना एक्सपीरियंस है लड़कों का रेसलिंग। मैदान में पहलवान अपने पूरे दमखम के साथ कुश्ती लड़ सकें, इसके लिए अब वो सड़क पर आ गए हैं। देश के लिए कई तमगे जीत चुके ये पहलवान दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इन्होंने भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण पर तानाशाही के आरोप लगाए। खिलाड़ियों का कहना है कि उन्हें नीचा दिखाया जाता है, एथलीट्स को प्रताड़ित करने के लिए मनमाने नियम बनाए जा रहे हैं, विरोध करने पर बैन कर दिया जाता है। एक स्वर में सभी पहलवानों ने अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह को हटाने की मांग की है। गवर्नमेंट से कोई लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई सिर्फ फेडरेशन से है। मुख्य मांग यही है कि रेसलिंग फेडरेशन को हटाया जाए और नीचे तक के जो अधिकारी है सबको हटा के एक नई फेडरेशन का निर्माण होना चाहिए। वही अध्यक्ष ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया, कहा कि वो हर जांच के लिए तैयार हैं। जो ये सारे आरोप लगाए गए हैं, हम चाहते हैं कि अच्छा हो कि वो लिख करके दे दें, तो कुछ जवाब हम दे सकते हैं, कुछ चीजों की जवाब हम दे सकते हैं और कुछ चीजों की जांच हो जाएगी। प्रदर्शन करने वाले पहलवानों में बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट समेत करीब 30 पहलवान शामिल हैं। सभी ने अपनी परेशानियों से प्रधानमंत्री मोदी को भी अवगत कराने की बात कही है। तो देश के पहलवानों के सामने आखिर मुश्किल क्या है और अध्यक्ष इसमें गंभीर आरोपों में क्यों घिरे हैं, जरा इस पूरे प्रकरण को डिकोड कर लें। कुश्ती देश के लिए एक ऐसा खेल है जिसमें खिलाड़ियों ने वक्त वक्त पर अपने स्पोर्ट्स इवेंट के द्वारा कभी देश को निराश नहीं किया, मेडल्स लाकर शान बढ़ाई। ओलंपिक्स की बात क्यों ना हो, कई पहलवानों ने पदक अपने नाम यानी देश के नाम किए। देशवासियों के लिए गर्व से उस दिन को याद करके, पहलवानों के इस पूरे जो अच्छे काम है उसको याद करके उनका सीना चौड़ा होता है। उनके साथ अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह ये मनमानी कर रहे हैं, गंभीर आरोप पहलवानों का। कई खिलाड़ियों को प्रताड़ित किया, ये आरोप है खिलाड़ियों का। एक स्वर में सारे खिलाड़ी कह रहे हैं कि वो इस कुश्ती को दलदल से बचाना चाहते हैं, इसीलिए खुलकर सामने आना पड़ा। खेल मंत्री से मुलाकात, उसके ऊपर भी इनकार किए जाने पर उनका गुस्सा। इनका कहना है कि वो प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से ही मिलकर बात करेंगे। आरोपों से घिरे बृजभूषण शरण सिंह 2011 से भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं। वो फरवरी 2019 में लगातार तीसरी बार WFI के अध्यक्ष चुने गए थे। केसरगंज सीट से भाजपा के सांसद भी हैं। आरोपों से इनकार करते हुए उन्होंने अपनी सफाई में कहा है कि ये कोई साजिश का हिस्सा है। अगर वे दोषी करार दिए जाते हैं तो फिर वो फांसी पर लटकने के लिए तैयार हैं, दावा भी करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि मुद्दा देश के इतने महत्वपूर्ण खेल और खेल के बड़े खिलाड़ियों से जुड़ा है। अगर वो इतने गंभीर आरोप लगा रहे हैं तो एक सीरियस जांच करके दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, क्योंकि देश के लिए दम दिखाने वाले अगर अपने मान सम्मान के लिए सड़कों पर दम दिखाएंगे तो ये खेलों के लिए अच्छी स्थिति नहीं। दिल्ली से दूसरी खबर भी आज देश ने देखी। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के सियासी घमासान को हम कई बार देख चुके हैं, लेकिन आज विधानसभा में एक अजब नजारा दिखा। क्या हुआ कि आपके एक विधायक सदन में नोटों की गड्डियां लेकर पहुंचे हैं, देखें आप। गानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ये एलजी कहां से आ गया? कौन है एलजी? मैं एलजी साहब से भी मिला हूं, एलजी साहब को भी पत्र लिखा है, मैंने CS साहब को लिखा है, दिल्ली विधानसभा के इस नजारे ने सबको चौंका दिया। सत्ताधारी आपके विधायक मोहिंदर गोयल के हाथों में नोटों की इन गड्डियों को देखिए। दरअसल मोहिंदर गोयल अचानक सदन में 15 लाख के नोटों की गड्डियां लहराने लगे। आरोप लगाया कि बीजेपी ने उन्हें खरीदने की कोशिश की।
अंबेडकर अस्पताल में गलत तरीके से भर्ती कराने के लिए 15 लाख रुपए की रिश्वत दी गई। ये रिश्वत का पैसा ये लोग मुझे दे रहे हैं और मैं रंगे हाथों इन आदमियों को पकड़वाना चाहता हूँ। आप विधायक ने कहा कि कुछ ठेकेदारों ने मुझसे माफिया सेटिंग की कोशिश की। मैं उन आरोपियों को रंगे हाथ पकड़वाना चाहता हूँ, इसीलिए अपनी जान जोखिम में डालकर ये काम कर रहा हूँ। मामले के पीछे दबंग लोग हैं जो मेरी जान तक ले सकते हैं। इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। विधायक ने शिकायत डीसीपी, मुख्य सचिव और उपराज्यपाल तक से की है, लेकिन फिलहाल कोई एक्शन नहीं लिया गया। इधर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर हमला बोला, आरोप लगाया कि आपका ये नया ड्रामा है। बीजेपी प्रवक्ता हरीश खन्ना ने कहा कि रिश्वत देने का स्टिंग और इसकी शिकायत की कॉपी आप विधायक को दिखानी चाहिए। हर दरवाजे के ऊपर मिला हूं अपनी जान जोखिम। तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में इस तरह की सियासी अदावत पुरानी है, अक्सर सामने आती है। ताजा मामला क्या है और इसमें कितनी सच्चाई है, जरा इसको भी डिकोड कर लें। जिस तरह से दिल्ली विधानसभा में आज नोटों की गड्डियां लहराती देखी गई, ये किसी भी लोकतंत्र के मंदिर के लिए आप काले दिन के समान कह सकते हैं। कई सालों पहले लोकसभा में इस तरह की तस्वीरें दिखी थी। ताजा मामले में आम आदमी पार्टी के चुने हुए विधायक जिन आरोपों के साथ बीजेपी को घेरते नजर आए हैं, वो भी बेहद संगीन है। हालांकि इस मामले में अब तमाम चीजें स्पष्ट होनी चाहिए, ये देश भी चाहता है। ये जांच का विषय होना चाहिए। सदन में जैसे ये मामला सामने आया या लाया गया, आप विधायक के आरोपों के बाद विधानसभा स्पीकर ने कहा कि एलजी और दिल्ली पुलिस कमिश्नर को जो शिकायत की गई है उसकी कॉपी और घटना का विवरण उन्हें दे दिया जाए। इस केस में आरोप लगे हैं, लेकिन अभी तक सच्चाई क्या है खुलकर सामने नहीं आई। इसमें केवल सियासी अदावत है या वाकई में वो सब कुछ हुआ जैसा आरोप लगाया गया, ये गंभीर मामला है। दिल्ली में आप और बीजेपी में जिस तरह ठनी है, इससे बीजेपी के या आम आदमी पार्टी के लोगों को क्या नुकसान होगा ये नहीं पता, लेकिन क्या दिल्ली वासियों को इससे फायदा होगा, ये एक बड़ा प्रश्न है। चलिए देखते हैं कि इस पूरे मसले पर जिस अंदाज में सियासत आगे बढ़ी है, क्या वाकई में वो लोगों के लिए लोकतंत्र पर भरोसा बढ़ाने वाला होगा या फिर एक काले दिन के याद रखने तक ही सीमित रहेगा। नॉर्थ ईस्ट के 3 राज्यों में 2023 के पहले विधानसभा चुनाव का कार्यक्रम आ चुका, तारीखें घोषित हो गई। आज निर्वाचन आयोग ने इन 3 राज्यों का पूरा चुनावी कार्यक्रम घोषित किया। देखें आप। नॉर्थ ईस्ट के 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज चुनावी तारीखों का ऐलान कर दिया। त्रिपुरा में 16 फरवरी को मतदान होगा, जबकि मेघालय और नागालैंड में 27 फरवरी को वोट पड़ेंगे। सभी राज्यों के नतीजों का ऐलान 2 मार्च को होगा। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि तीनों राज्यों में महिला वोटर्स की भागीदारी ज्यादा है, यहाँ चुनावी हिंसा नहीं होती। आयोग निष्पक्ष चुनाव के लिए प्रतिबद्ध है। The date of poll would be February 16th in case of Tripura and February 27th. So we are finishing all the polling in the February 27th, within February itself. चुनावी तैयारियों की बात करें तो तीनों राज्यों में 9,125 पोलिंग बूथ पर वोटिंग होगी। ग्रामीण इलाकों में 2018 के मुकाबले 82% ज्यादा पोलिंग बूथ बनाए गए। खास बात यह कि 376 पोलिंग बूथ महिला स्टाफ ही संभालेंगे। तीनों राज्यों में 62.8 लाख वोटर्स हैं। इनमें 31.47 लाख महिला वोटर्स और 80 साल से ज्यादा उम्र वाले 97,000 वोटर हैं। वहीं 1.76 लाख मतदाता ऐसे हैं जो पहली बार वोट करेंगे। तो बार बार हम ये बात याद भी दिलाते रहे कि 2023 और 24 चुनावी साल हैं और 2023 में जैसा हमने कहा कि देश अब पूरी तरह चुनावी मोड में है। नॉर्थ ईस्ट के तीनों राज्यों में चुनावी समीकरण इस वक्त डिकोड करना बेहद जरूरी है। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में भौगोलिक स्थितियां थोड़ी सी दुर्गम हैं, अलग हैं देश के बाकी हिस्सों से। यहाँ चुनावी इंतजाम वाकई चुनौतीपूर्ण रहता है। हालांकि चुनाव आयोग ने सारे इंतजाम पुख्ता होने का दावा आज किया है और ऐसा पहले वो सफलतापूर्वक कर भी चुके हैं। मेघालय विधानसभा में देखें तो 60 सीटें हैं। 2018 में 59 सीटों पर चुनाव हुए। कांग्रेस ने सबसे ज्यादा 21, बीजेपी ने महज 2 सीटों पर जीत हासिल की। नेशनल पीपुल्स पार्टी ने 19 सीटें जीतकर पीडीएफ और एचएसपीडीएफ के साथ मिलकर के सरकार बना ली थी। त्रिपुरा में भी 60 सीटें, इन पर वोटिंग होगी। 18 में 59 सीटों पर चुनाव हुए। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, 35 सीटें मिली थी। बीजेपी ने लेफ्ट के 25 साल के गढ़ को ध्वस्त किया था। पहले विप्लव देव सीएम बनाए गए थे और बाद में मई 2022 में माणिक साहा को मुख्यमंत्री बनाया गया। इस बार भाजपा को रोकने के लिए
सीपीएम और कांग्रेस ने हाथ मिला लिया है। एक और बड़ी पार्टी ममता बनर्जी की टीएमसी भी मैदान में है, जो दोनों को टक्कर दे सकती है। वहीं नागालैंड की बात करें तो यहां 60 सीटें हैं और 18 में एनडीपीपी ने 18, भाजपा ने 12 सीटें जीती। दोनों दलों ने चुनाव से पहले गठबंधन किया। मौजूदा सरकार एनडीपीपी, भाजपा, एनपीपी और जेडीयू इसमें शामिल है। पिछले साल दोनों दलों का एक ज्वाइंट स्टेटमेंट आया जिसमें कहा कि एनडीपीपी 40 और बीजेपी 20 सीटों पर मिलकर यहां चुनाव लड़ेगी। कुल मिलाकर इन तीनों राज्यों में जो बहुमत का आंकड़ा 31 है, वो बड़ा दिलचस्प रहेगा कि अब की बार अलायंस जीतता है या इंडिविजुअल जीत बड़ी बनकर सामने आती। चलिए हम देखेंगे। अब बात करते हैं बागेश्वर धाम सरकार के नाम से प्रसिद्ध पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की। इन दिनों ये रायपुर में है, गुड़ियारी में श्री राम कथा का वाचन कर रहे हैं और इसी बीच अंधश्रद्धा उन्मूलन द्वारा दी गई चुनौती को पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने न केवल स्वीकार किया है, बल्कि उन्होंने बहुत सी ऐसी बातें कही हैं जो आने वाले वक्त में इस चुनौती को और गंभीर कर सकती हैं। उन्होंने कहा है सनातन धर्म को टारगेट इस वक्त किया जा रहा है और इसके लिए बाकायदा विरोधियों को फंडिंग मिलती है। उन्होंने कहा है कि बागेश्वर बालाजी के दरबार में ना बुलाते हैं ना दावा करते हैं, फिर इतना बवाल क्यों है। हमारे बागेश्वर बालाजी के दरबार में न बुलावा है, न दावा है, न दक्षिणा है, फिर बवाल क्यों। ऐसे चलचित्र जो भारतीय सनातन परंपराओं, संस्कृति और धार्मिक परंपराओं के विरुद्ध हो, जिनमें भगवा और भगवा का मान करने वालों का अपमान हो, ऐसे चलचित्रों पर रोक लगनी चाहिए। और हम किसी व्यक्ति, किसी अभिनेता, किसी संस्था के खिलाफ नहीं है, हम उस विचारधारा के खिलाफ हैं जो धीरे धीरे करके हमारी सनातन परंपराओं का, संस्कारों का और संस्कृति का अपमान करती है। कई सारे धर्मगुरु ऐसे हैं जिन्होंने कई सारे चोगे ओढ़ करके अलग अलग बातें बोली है। एक जो बाबा है अपनी दवाएं बेचते रहते हैं, उनको उस समय लगता था कि जो साहब कांग्रेस है उसके ज़माने में काला धन बहुत था, भारतीय जनता पार्टी आ गई है तो सब कुछ ठीक हो गया। ऐसे लोग जो हमारे धर्मगुरु उन्होंने भी कई सारी श्रेणी हो गई हैं। कोई चोगा ओढ़ता है, कोई धर्म की बात करता है। जो लोग धर्म की बात करें उनका हम सब सम्मान करते हैं, लेकिन जो लोग धर्म के पीछे राजनीति करते हैं ऐसे लोगों को एक्सपोज करने की आवश्यकता है। तो दरअसल इस विषय पर सबने अपने अपने तरह से चीजों को देखा और समझा है, लेकिन अपनी कथा शैली और उससे कहीं ज्यादा अपने विलक्षण दरबार के लिए विख्यात पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बारे में आज हम कुछ फैक्ट्स, तथ्यों को डिकोड करते हैं और क्या हुआ पूरे इस घटनाक्रम को भी डिकोड करते हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर में बागेश्वर धाम सरकार का एक अपना आश्रम है और इसी के विख्यात पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, इनके अनुयायी आज सारे देश में नहीं बल्कि समूचे विश्व के कई कोने में। बागेश्वर धाम में बालाजी हनुमान जी का एक मंदिर है जिसके दर्शनों के लिए देश भर से भक्त आते हैं। पंडित शास्त्री हरि कथा कहते हैं, साथ ही साथ अपने अनोखे दरबार के लिए ज्यादा विख्यात हो गए। बागेश्वर सरकार की कथा का कार्यक्रम देश के कई शहरों में होता है और लगातार इन दिनों हो रहा है। उनके दरबार में पहुंचने वाले हजारों लाखों की भीड़ में से जिस किसी को भी अपने कष्ट से जुड़ा सवाल पूछने का अवसर मिलता है, उसके बारे में बिना बताए वो पहले ही सारी बातें पर्चे पर लिखकर उसे सार्वजनिक तौर पर बताते हैं और फिर उसका अपने अनुसार समाधान भी देते हैं। आस्थावान लोग जो उन पर आस्थावान है इसे चमत्कार कहते हैं, आशीर्वाद मानते हैं। विरोध करने वाले इसी को अंधविश्वास कहते हैं। खुली चुनौती इसको अब देने लगे। फिलहाल वे रायपुर में हैं और इसके पहले महाराष्ट्र के नागपुर में अपना कार्यक्रम करके आए। वहां पर जादू टोना विरोधी प्रचार प्रसार समिति के श्याम मानव ने आरोप लगाया कि बागेश्वर बाबा चुनौती से डरकर 2 दिन पहले वहां से चले गए हैं, वो उनको चैलेंज करते हैं। और इसी बात का जवाब आज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने दिया है। उन्होंने कहा है कि दरअसल इस पूरे मामले पर सनातनियों को बदनाम करने की एक साजिश है, उनको बाकायदा फंडिंग की जाती है और ऐसे लोगों का षड्यंत्र इसलिए कामयाब होता है क्योंकि सनातनी यानी हिंदू एकजुट नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि वो किसी भी चुनौती के लिए तत्पर हैं, तैयार हैं, ना वे किसी को अपने यहाँ बुलाते हैं और ना ही दावा करते हैं कि उनके यहाँ कष्टों का समाधान होता, लेकिन विश्वास जाहिर किया कि उनके बालाजी धाम में हनुमान जी सबके कष्ट दूर करते हैं। अब ये आस्था का विषय है, इस पर किसी भी अंदाज को, किसी भी बात को आगे रखने से पहले हर पक्ष को जिम्मेदारी से सोचना चाहिए, फिर कहना चाहिए।
चलिए आज की एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में रिकॉर्ड धान खरीदी हुई, इस पर एक ट्वीट हुआ और इसके बाद बयानों की एक आंधी सी चल पड़ी और करप्शन के एक रिकॉर्ड पर भी चर्चा चल पड़ी। आप इस रिपोर्ट में पूरा मामला समझेंगे। छत्तीसगढ़ में 100 लाख मीट्रिक टन की रिकॉर्ड धान खरीदी हुई है। इस उपलब्धि पर कांग्रेस सरकार एक ओर अपनी पीठ थपथपा रही है तो दूसरी ओर सीएम भूपेश बघेल ट्वीट के जरिए पिछली सरकार को कोस रहे हैं। सीएम भूपेश ने अपने ट्वीट में लिखा कि भाजपा ने भी खूब रिकॉर्ड तोड़े, लेकिन केवल घोटालों के। सीएम ने आगे लिखा कि सोशल मीडिया पर शब्द सीमा है, लेकिन बीजेपी के घोटालों की कोई सीमा नहीं। कांग्रेस के आरोप पर पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने दिल्ली से लौटते ही पलटवार किया। इससे बड़ा भ्रष्ट और सरकार हिंदुस्तान में क्या दुनिया में नहीं देखा। लालू यादव भी इसके सामने पानी भरेगा। इसके पहले बीजेपी नेताओं ने भी कांग्रेस सरकार के करप्शन पर सवाल उठाया, लेकिन सरकार के मंत्री इसे कोरा झूठ बताकर बीजेपी को विकास के लिए खुली बहस की चुनौती दे रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में ज्यादा झूठ बोलता है उसको बड़ा पद दिया जाता है। जो नेता बहस में भाग लेना चाहे भाग ले सकता है, स्वागत है। एक कहावत है कि सावन का जो अंधा रहता है उसको हरा हरा दिखता है, उसी प्रकार है। इनको कुछ दिखता नहीं है, कुछ सोचता नहीं है। बीते दिनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कोरबा दौरे में ये साफ हो गया था कि साल 2023 के चुनावी मैदान में बीजेपी भ्रष्टाचार को हथियार बनाकर उतरेगी, लेकिन अब कांग्रेस बार बार पुराने घोटालों का जिक्र कर उसी हथियार से बीजेपी को घायल करने की कोशिश में है। तो 15 साल के बाद कांग्रेस पार्टी ने जब सत्ता की कमान संभाली तो अपने कुछ कार्यक्रमों को लेकर ये सबसे मजबूत और सबसे पॉपुलर सरकार बनकर उभरी है, जिसका तोड़ बीजेपी ने करप्शन के चार्जेस में ढूंढा। लेकिन अब कांग्रेस ने इस तरफ भी उसी अंदाज में पलटवार किया है। दिलचस्प होगा देखना कि 23 में ये लड़ाई यहीं थमती है या और गंभीर आरोपों के साथ आगे जाती। वैसे राजनीति में आरोप प्रत्यारोप, वार पलटवार, वायदे दावे कतई नए नहीं हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में कोई चुनौती देते हुए खुद का मुंह काला करने की चुनौती दे या चैलेंज करे तो आप क्या कहेंगे? देखें आप। भारतीय जनता पार्टी अगर 50 सीट भी जीत जाती है मध्य प्रदेश में तो फूल सिंह बरैया अपने मुंह से, अपने हाथ से अपना मुंह राजभवन के सामने काला करेगा। तो सुना आपने, मध्य प्रदेश कांग्रेस के गद्दावर नेता फूल सिंह बरैया ने बीजेपी को सीधे सीधे चुनौती दे दी। फूल सिंह बरैया ने चैलेंज किया कि 23 के चुनाव में बीजेपी यदि 50 से ज्यादा सीटें लेकर आई तो वो अपना मुंह काला कर लेंगे। मेरा भाई को मैं मना सकता हूँ, वो अपने भाई को मना सकते हैं, और मैं अपने भाई को तैयार करके अपना वोट ले सकता हूँ और वो अपना वोट ले ले। उनके वोट इतने है ही नहीं कि 50 सीटें जीत जाएं। मेरे इतने वोट हैं कि मैं 181 जीतूंगा। ये मेरा गणित है। फूल सिंह बरैया ने बातों बातों में भांडेर सीट से चुनाव लड़ने की इच्छा भी जताई और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा पर डेमोक्रेसी खत्म करने के आरोप लगाते हुए पुलिस और प्रशासन से चुन चुन कर बदला लेने की चेतावनी भी दे दी। बरैया के इस बयान पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पलटवार किया। 25 साल से हार रहे हैं वो, 30 साल से लगातार हर चुनाव लड़ते हैं। अब वो मेरे पे आरोप लगाते हैं, अच्छी बात है, लगाए हैं। कोई अपने हाथ से मुंह काला नहीं करता, जनता करती है। इसलिए मैंने आपको 25-30 साल कहा, लगातार हर चुनाव लड़े हैं वो। 23 के चुनाव में बीजेपी 200 सीटों का टारगेट लेकर चल रही है, जबकि फूल सिंह बरैया 50 सीटों पर पार्टी के सिमटने का दावा करते हैं। सवाल ये कि क्या फूल सिंह बरैया का चैलेंज कांग्रेस का ऑफिशियल स्टेटमेंट है? आखिर इस चुनौती के क्या मायने निकाले जाएं? तो नेताओं का कॉन्फिडेंस एक आधार के ऊपर हो तो अच्छा लगता है, वरना पार्टियां खुद अपने नेताओं को कहती हैं कि आप ओवर कॉन्फिडेंट ना हो, यह हार की वजह बन सकता है। लेकिन क्या ये बयान पार्टी लाइन पर था या ये निजी महत्वाकांक्षा का उफान था? अक्सर इस तरह के बयान को जनता सीरियसली नहीं लेती। अब आगे जाकर किसका मुंह काला होता है और कौन अपने वायदे पर या अपने दावे पर खरा उतरता है, ये देखेंगे। आज के न्यूज डिकोड में बस इतना ही। कल इसी समय मुलाकात होगी आपसे खबरों को डिकोड करने के लिए। तब तक अपना और परिवार का ख्याल रखें। नमस्कार, शुभ रात्रि।